hello students, today we are going to start chapter 2 of class 9 civics book NCERT whose name is Constitutional Design। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th की सिविक्स की बुक का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन मीन्स संविधान निर्माण। तो आज हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। तो हमने यहाँ नोट भी किया है कि प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा भी है कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसमें जो शासक लोग हैं उन्हें मनमानी करने की आज़ादी नहीं है। कुछ नियम हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनका पालन दोनों नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। ऑल सच रूल्स टुगेदर और कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यही अगर हम बात करें पूरे देश के सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, उसमें नागरिकों के अधिकार, गवर्नमेंट की पावर्स और उसके कामकाज के तरीकों का भी यही निर्धारण करता है। मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि सिटीजन्स के, नागरिक के राइट्स कैसे हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी और गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शन हैं। तो इस चैप्टर में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, और हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, संविधान कैसे बना, ठीक है, हु डिजाइंस देम, किसने संविधान को बनाया और किस तरीके से बना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है टॉपिक 2.1 जिसका नाम है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो सबसे पहले हम लोग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका के बारे में बात करने वाले हैं। तो ऊपर एक स्टेटमेंट दे रखा है, ये जो एक स्टेटमेंट है ये नेल्सन मंडेला का एक स्टेटमेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने जो वाइट डोमिनेशन के जो लोग थे, जो गोरे जो लोग थे, उनके अगेंस्ट मैंने स्ट्रगल किया है, और यहाँ तक कि मैंने ब्लैक डोमिनेशन के जो लोग थे उनके अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया है। ठीक है, और मैंने एक ऐसे डेमोक्रेटिक और एक ऐसे स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरी मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। तो ये स्टेटमेंट था नेल्सन मंडेला जी का, जिन पर दक्षिण अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी, उसने उनके ऊपर ट्रेजन मीन्स देशद्रोह का मुकदमा चलाया, और वह और उनके साथ जो 7 लीडर्स थे उन्हें पूरे आजीवन इम्प्रिजमेंट, मतलब पूरी लाइफ टाइम आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। ठीक है, इन 1964 में। किसके लिए? कि उन्होंने जो वहाँ का जो अपार्थाइड सिस्टम था उसके अगेंस्ट उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने 28 ईयर्स साउथ अफ्रीका की सबसे बहुत भयानक जो जेल थी, ठीक है, जिसे हम रॉबिन आइलैंड के नाम से जानते हैं, उसमें उन्हें 28 ईयर्स रखा गया था। ठीक है, तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड के अगेंस्ट कैसे स्ट्रगल किया गया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो अपार्थाइड है वह भेदभाव, उस व्यवस्था का नाम है, उस भेदभाव रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की व्यवस्था का नाम है साउथ अफ्रीका में, जो विशिष्ट तौर पर चलाई गई। जो वाइट यूरोपियंस जो लोग थे, ठीक है, जो वाइट यूरोपियन जो लोग थे उनके द्वारा चलाई गई थी। जैसे कि हम बात करें 17th और 18th सेंचुरी में
जो ट्रेडिंग कंपनी थी यूरोप की, जो ट्रेडिंग व्यापार करने वाली जो कंपनी थी वो वहाँ गई, और जिस तरीके से वो भारत में गई उसी तरह से वो वहाँ भी गई, और उन्होंने वहाँ पर पूरी जो आर्म्स थी या फिर जो पूरे फोर्ट्स थे सबके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया से ज़्यादा जो लार्ज नंबर थे वाइट्स लोगों के, वो साउथ अफ्रीका में गए और वहाँ जाके वो सेटल हो गए और वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए। जो सिस्टम था इस अपार्थाइड का, उसने डिवाइड कर दिया था लोगों को उनके स्किन कलर के अनुसार। मीन्स जो वहाँ के रहने वाले जो नेटिव पीपुल थे साउथ अफ्रीका के, वो ब्लैक कलर के होते थे, ठीक है, उनका कलर ब्लैक होता था। और जो उनकी आबादी थी, जो उनकी पॉपुलेशन थी, उनमें उनका हिस्सा 3/4 था, ठीक है, और उन्हें ब्लैक्स कहा जाता था। और इन्हीं दो ग्रुप्स के अलावा कुछ लोग मिक्स्ड रेस के भी थे। मीन्स कुछ लोग नेटिव पीपल थे वो ब्लैक कलर के थे, कुछ वहाँ जो यूरोपियन कंपनी के जो लोग गए थे वो वाइट कलर के थे, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो दोनों कलर के मिक्स थे, ब्लैक एंड। तो जो दोनों ग्रुप के जो मिक्स लोग थे उनका वो कलर्ड पीपल हुआ करते थे, ठीक है, और उनमें कुछ लोग इंडिया से भी गए हुए थे। तो जो वाइट रूलर्स थे, जो अमेरिकन जो लोग थे, यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, वो नॉन वाइट, जो लोग वाइट नहीं थे, उन्हें इन्फीरियर्स की तरह एक ट्रीट करते थे। मीन्स जो नॉन वाइट्स पीपल थे, जो ब्लैक लोग थे, उन्हें यहाँ तक कि वोट डालने का भी राइट्स नहीं था। जो अपार्था सिस्टम था वो बिल्कुल ब्लैक्स लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट था, ठीक है, और उन्हें वाइट एरियाज में जाने की भी, वहाँ रहने की भी कोई भी परमिशन नहीं थी, और वो वाइट एरियाज में केवल तभी वर्क कर सकते थे केवल और केवल अगर उनके पास परमिट हो। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें उनकी ट्रेन्स की, बसेज, स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, और यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट्स, ये सारी चीज़ें ब्लैक्स लोगों की अलग एंड वाइट पीपुल्स की अलग थी। और इसी चीज़ को हम कहते हैं सिग्रीगेशन। क्या होता है सिग्रीगेशन? कि जो ब्लैक लोग और वाइट पीपुल की जो चीज़ें थी, पब्लिक टॉयलेट्स, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, ठीक है, बस स्टेशन, होटल्स एक्सेट्रा, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिग्रीगेशन। और यहाँ तक कि उन्हें चर्च में जाने तक की भी परमिशन नहीं थी कि वो वाइट पीपुल्स के चर्च में जाएं और वहाँ पूजा भी करें। जो ब्लैक्स लोग थे तो फिर उन्होंने उनके साथ जो टेरिबल जो ट्रीटमेंट हो रहा था इसके अगेंस्ट उन्होंने वहाँ फिर स्ट्रगल किया, ठीक है, प्रोटेस्ट किया। और 1950 में जाके जो ब्लैक्स लोग थे या फिर जो कलर्ड थे या फिर जो इंडियंस लोग थे, उन्होंने वहाँ के अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट मूवमेंट किया। मीन्स ब्लैक लोग और कलर्ड इंडियन पीपल, ठीक है, मतलब वाइट्स लोगों को छोड़ के जो बाकी के जो लोग थे, तो उन्होंने जब मूवमेंट किया तो उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस भी निकाली, स्ट्राइक्स भी की। और एक यहाँ हमारा वर्ड आता है ANC, जिसकी फुल फॉर्म होती है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। और जो उसकी पॉलिसीज़ थी जो सिग्रीगेशन की, उसके अगेंस्ट इसने भी अपना एक मेन रोल प्ले किया। तो इसमें क्या था, इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूडेड थे? तो ऐसी बहुत सारी वर्कर्स यूनियन या फिर ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इंक्लूड थे। और यहाँ पर थी जो मेनली सेंसिटिव जो वाइट्स लोग थे जिन्होंने ANC को ज्वाइन किया था अपार्थाइड सिस्टम का अपोज करने के लिए, और उस स्ट्रगल में उन्होंने अपना मेन रोल प्ले किया था। और वहीं अगर हम बात करें सेवरल कंट्रीज की जिन्होंने डिनाउंस्ड अपार्थाइड सिस्टम को एक अनजस्ट, एक रेसिस्ट बताया था, जो कि वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट ने फिर भी क्या करा था, वो क्या करने लगी थी, फिर लोगों को वो डिटेनिंग, टॉर्चरिंग, और यहाँ तक कि उसने थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक और कलर्ड पीपल को मार डाला था, क्योंकि वहाँ वाइट लोगों की सरकार थी और जो ब्लैक लोग थे, जो कलर्ड पीपल थे, वो उसके प्रति मूवमेंट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है। तो जब उस सरकार को पता चला तो उसने बहुत उनके साथ यातनाएं दी, उन्हें टॉर्चर किया, और उसने थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक और कलर्ड पीपल को भी मार डाला।
तो अगर हम बात करें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की, तो जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ा, जैसे जैसे स्ट्रगल बढ़ा अपार्थाइड के अगेंस्ट, तो वैसे वैसे गवर्नमेंट ने भी रियलाइज किया कि वो अब ज़्यादा दिनों तक ब्लैक लोगों को अपने अंडर में दबा के नहीं रख सकती है, उनके ऊपर ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकती है। तो फिर जो वाइट लोगों की जो पॉलिसी थी वो फिर चेंज हुई, जो डिस्क्रिमिनेटरी जो लॉज थे वो फिर से रिपील किए गए, ठीक है। और जो पॉलिटिकल पार्टी और जो रिस्ट्रिक्शन मीडिया पर लगी हुई थी वो सारी हट गई। मीन्स पहले क्या था कि जो वाइट लोगों की जो गवर्नमेंट थी, तो जो पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाएगी जिससे गवर्नमेंट का कोई मतलब लोग गवर्नमेंट के थ्रू भड़के या लोगों के बारे में वो गवर्नमेंट को दिखाए। तो जब स्ट्रगल मूवमेंट हुआ, पॉलिसी चेंज हुई, तो उन पर लगी रेस्ट्रिक्शंस भी हट गई। और जो नेल्सन मंडेला थे, जो जेल में पड़े हुए थे, जिन्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा दी गई थी, वो भी 28 ईयर्स बाद वहाँ से निकले और एक फ्री मैन हुए। और फाइनली अगर हम बात करें 26 अप्रैल 1994 की मिडनाइट की, तो वहाँ क्या हुआ, जो एक नया नेशनल फ्लैग साउथ अफ्रीका का लहराया गया और वहाँ उस दिन साउथ अफ्रीका रिपब्लिक डे साउथ अफ्रीका में मनाया गया। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि एमसीक्यू में कि साउथ अफ्रीका में रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो आप लोग इसका आंसर दोगे मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, ठीक है। तो वहाँ फिर नई डेमोक्रेसी का उदय हुआ, जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी उसका वहाँ अंत हुआ, ठीक है। फिर वहाँ सरकार बनी। तो ये तो थी साउथ अफ्रीका की चीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ ही चुके हैं। फिर वहाँ धीरे धीरे फिर बात आई रूल्स एंड रेगुलेशन की कि सरकार कैसे चलाई जाएगी। तो उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, तो वो सारी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए। तो वहाँ फिर हमारा संविधान बना, फिर वो लागू किया गया साउथ अफ्रीका में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादातर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रीएम्बल भी दे रखे हैं साउथ अफ्रीका का, ठीक है। जैसे कि हम बात करें साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशंस की, जो इंस्पायर करता है, ठीक है, जो इंस्पायर करता है किसको, डेमोक्रेट्स को, और जो स्टेट डिनाउंस करता है पूरे वर्ल्ड को टिल 1994, ठीक है, जो कि मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी हुआ करता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का, वो हमें बताता है दोनों के बारे में, मीन्स हमारा पास्ट के बारे में भी और हमारे फ्यूचर के बारे में भी। और अगर हम एक वन हैंड अगर इसकी बात करें एक तरफ से, तो एक सोलेम पैक्ट है इन विच भी जो हम साउथ अफ्रीकन्स हैं डिक्लेयर करते हैं एक दूसरे से कि भी हम कभी भी एक दूसरे की रेसिस्ट है, ब्रुचुअल है या रिप्रेसिव पास्ट है, उसके ऊपर कभी भी कोई भी बैड बिहेव रिपीटिशन परमिट उसके परमिट पर नहीं लगाएंगे, मतलब उसके साथ कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे और या फिर उनके ऊपर कभी भी पाबंदी नहीं लगाएंगे। और यहाँ तक कि जो चार्टर है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है अवर कंट्री का, जो कि ट्रूली शेयर किया गया है लोगों के द्वारा, या फिर एक ऐसा देश जो हम सब का देश है, वो ब्लैक्स का भी है, वाइट का भी है और वोमेन का भी है और मैन का भी है, सारे लोग हमारे यहाँ इक्वल हैं। तो ये स्टेटमेंट बाद में नेल्सन मंडेला जी ने दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की, जो कि एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हमें ये समझने के लिए कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम वहाँ देख चुके हैं ना क्या हुआ था कि कैसे ब्लैक लोगों का वहाँ अपार्थाइड सिस्टम बनाया गया, कैसे ब्लैक लोगों का वहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया गया, कैसे उनकी चीज़ें सारी अलग कर दी गई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी, कैसे सरकार ने उन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ हमें वहाँ से समझ में आती हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स से रखे हैं कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनरेट करता है ट्रस्ट को, डिग्री ऑफ ट्रस्ट मीन्स विश्वास बनाता है लोगों में, और कोऑर्डिनेशन भी बनाता है, जो कि अलग अलग काइंड्स के जो लोग रहते हैं एक साथ मिलकर, उनके बीच में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिग्री ऑफ ट्रस्ट या फिर कोऑर्डिनेशन बनाता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये स्पेसिफाई करता है कि कैसे सरकार काम करेगी, ठीक है, और किसके पास पावर होगी डिसीजन लेने की। तीसरा नियम की बात करें तो ये क्या करता है, सरकार की पावर्स को
ले डाउन करता है, मींस वो हमें बताता है सिटीजन्स के राइट्स के बारे में भी हमें बताता है, नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताता है कि उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं। और फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ये लोगों की एस्पायरेशन को भी एक्सप्रेस करता है और मींस एक अच्छी सोसाइटी का भी निर्माण करता है। जितनी भी कंट्री होंगी, ऑल कंट्री दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी देश में संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो वो ये जरूरी नहीं कि वो देश डेमोक्रेटिक होगा, लेकिन जो देश डेमोक्रेटिक होगा, जो कंट्री डेमोक्रेटिक होगी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कैसे बना, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक कीवर्ड्स अगर हम बात करें, वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल की, जिनका जन्म 1875 में हुआ था और डेथ 1950 में, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ये होम मिनिस्टर थे। यहाँ तक इन्हें इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट का भी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट दिया गया था। ये लॉयर थे, ठीक है, लीडर थे, जो वर्डोली पीजेंट सत्याग्रह हुआ था उसमें, और इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया था भारतीय इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में। बाद में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, ठीक है। तो हम यहाँ बात करने वाले थे भारतीय संविधान की, तो ये कैसे बना था, ठीक है। तो इसका एक पॉइंट, जैसे कि हम साउथ अफ्रीका में वहीं से लेके चलते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका में हम लोगों ने बात की थी, तो वहाँ क्या था कि जो भारत के लोग थे उनके ऊपर भी ब्रिटिश का शासन था, यूरोपियन कंट्री का, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में भी सिमिलर था। वहाँ जैसे कि सरकार में थाउजेंड्स ऑफ लोगों को वहाँ मारा गया। लेकिन अगर अपनी देश की अगर हम बात करें तो जब यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, ठीक है, इंडिया अलग किया गया, पाकिस्तान अलग कंट्री बनाया गया, तो उसमें क्या था कि कम से कम 10 लाख लोग मारे गए थे। दोनों साइड से काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस बढ़ गई थी। और वहाँ एक दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी कि जो ब्रिटिश थी, ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली जो ज़्यादा अमीर जो राज्य थे, उन्होंने भारत के जो और राज्य मिलकर जो एक देश बना रहे थे, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत छोड़ के गई तो इंडिया में कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे, ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे, जिन्होंने भारत पूरा इंडिया हिंदुस्तान एक होने में उन्होंने अपनी सहमति नहीं जताई, जिसके कारण से उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए। जैसे कि एक हमारा सिंपल जीता जागता एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर का, जैसे कि उन्हें आर्टिकल 370 दिया गया, ठीक है। तो ऐसे उन्हें कुछ और भी राइट्स दिए गए, तब जाके वो एग्री हुए कि हम इंडिया में मिलेंगे। लेकिन जो हमारे रूल्स रेगुलेशन होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। तो 1934 में एक हमारे एम.एन. रॉय थे, उनके सुझाव दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो 1946 में जाकर हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण किया गया, ठीक है। 1946 में जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, जिसे हम संविधान सभा भी कहते हैं, जिसके सबसे पहले अस्थायी जो अध्यक्ष थे उसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू जी और उनके साथ 8 और जो कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। 1931 में कराची सीजन हुआ, मीन्स 1934 में एम.एन. राय जी ने भी सुझाव पेश किया। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, ठीक है। तो ऐसे करके और फाइनली क्या हुआ कि 1950 में जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। देखो आप यहाँ सब कुछ दे रखा है कि जो ड्राफ्टिंग थी, जो डॉक्यूमेंट्स लिखे गए, जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए वो कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो उसके रिप्रेजेंटेटिव्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। और जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। उसके बाद जल्दी ही जो देश था वो इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हुआ, काफ़ी सारे लोग मारे गए। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। जिस दिन यह लागू किया गया था उस दिन को हम पर डे एवरी ईयर रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी
50 को जब ये लागू किया गया था, तो उस दिन से हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के नाम से प्रत्येक ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ इधर फेमस पर्सनालिटीज के नेम भी दे रखे हैं जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक पार्ट थे, जिनके बारे में आपको जानना है, पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम गाइडिंग वैल्यूज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंदी होती जा रही है, इसलिए हम केवल मेन जो हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं जल्दी से इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पहले से ही नोटिस किया है, कुछ इसमें स्केचेस दे रखे हैं जिनका एक मेन रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। जैसे कि हमारे एक महात्मा गांधी थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके ऐसे बहुत सारे सदस्य थे जो उनके विजन को फॉलो करते थे, जो वो कहते थे उसे वो मानते थे। उन्होंने अपनी मैगजीन यंग इंडिया 1931 में लिखा भी है कि ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। वो जो चाहते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो कर सकते थे। ये महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट दे रखा है। तो उसके बाद जो भारत का जो सपना था जिससे इनइक्विटी को गायब करने का, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसमें अपना रोल प्ले किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इनका जन्म 1891 में हुआ था और डेथ इनकी 1956 में हुई थी। इनका बर्थ मध्य प्रदेश में हुआ था। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे सोशल, ठीक है। और इनका एक मेन रोल रहा है दलित लोगों के लिए भी, ठीक है। तो फिर हम जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और जब 15 अगस्त 1947 को जब ब्रिटिश भारत छोड़ के गए, तो 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि थी, मिडनाइट थी। उसी दिन लाल किले पर जो हमारा इंडियन फ्लैग तिरंगा था उसको फहराया गया था, ठीक है। और फिलॉसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर हम उसकी भी बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, सोवर्जिन, सोशलिस्ट, ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं। कुछ राइट्स भी उसने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं जितने भी इंडियन सिटीजन्स नागरिक हैं उन सब सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ हमने अपना चैप्टर 2 क्लास 9th की बुक का कंप्लीट कर लिया है। इसके साथ हम लोग अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर 3 की वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी अगर आपके कोई डाउट्स हों, कोई भी बात नहीं समझ में आई हो, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।